क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था। उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण पढ़े थे। उसके बाद में प्रकाश विद्युत के प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण के बाद में अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा व्याख्या। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने अपनी एक समीकरण भी दी। उस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने से पहले या आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त करने से पहले हम कार्यफलन को समझेंगे, क्योंकि सबसे पहला बिंदु कार्यफलन आएगा। कार्यफलन की परिभाषा और कार्यफलन को समझेंगे। कार्यफलन क्या होता है? पिछली क्लास में हमने एक चित्र बनाया था। ऐसे प्रकाश विद्युत प्रभाव का टॉपिक पढ़ने के लिए ऐसे एक चित्र बनाया था। उस चित्र पर ऐसे आपतित प्रकाश को दिखाया गया था कि ये फोटोन आपतित हो रहा है और इससे ऐसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ऐसा एक चित्र बनाया था। उस चित्र के नीचे हमने लिखा था धातु की सतह। ये क्या लिखा था इस पर? धातु की सतह है। ये आने वाला फोटोन है। जैसे ही इस धातु की सतह पर कोई फोटोन आपतित होगा, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कार्यफलन उस मिनिमम एनर्जी या न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं जो मात्र धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को ले आए। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन स्थित है, ये धातु इतनी बड़ी है, इतनी इस धातु की मोटाई है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है। जैसे ही धातु की सतह पर hν आवृत्ति का फोटोन आपतित होगा, ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर उत्सर्जित होगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के, ये है धातु की सतह, यहाँ से लेकर के जहाँ इलेक्ट्रॉन स्थित है वहाँ से लेकर के धातु की सतह तक आने में किया गया कार्य कार्यफलन कहलाता है। यानी कार्यफलन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं जो धातु में बंधित इलेक्ट्रॉन को केवल मात्र धातु की सतह पर ले आए। यानी केवल सतह तक धातु की सतह तक आने में इलेक्ट्रॉन को जितना कार्य करना पड़ेगा या जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही ऊर्जा या वही कार्य कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं जो धातु में बंधित इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले आए। सतह तक ले आए। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए ये माना कि प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगाग्र में या तरंगों में उन्नय होकर के ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में या कण रूप में होते हैं। यानी आइंस्टीन ने प्रकाश की ऊर्जा को कण रूप में माना, यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी। आइंस्टीन ने यह कहा कि प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगाग्र में ना होकर के उसके कण रूप में या फोटोन रूप में होती है, या क्वांटा, जिसे फोटोन का दूसरा नाम है, फोटोन या क्वांटा के रूप में होती है।
और फोटोन की आवृत्ति निश्चित होती है। फोटोन की आवृत्ति और फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू द्वारा दी जाती है। आइंस्टीन ने यह माना कि प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगाग्र में निहित ना होकर के कण रूप में होती है, अर्थात पदार्थ का स्वरूप तरंगवत न होकर के कण रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा आवर्ती का ही फलन होती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पूरी तरह से या पूर्ण रूप से अवशोषित करता है, यदि उनके बीच में सीधी अन्योन्य क्रिया होती है, यदि एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू द्वारा दी जाती है, तो यह ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। केवल ऊर्जा कार्यफलन तक होगी तो इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह तक आएगा। अगर ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। अगर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह तक आएगा। अगर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अब देखिए आइंस्टीन की समीकरण, यदि कि फोटोन की ऊर्जा h न्यू हो तो आइंस्टीन की समीकरण इस प्रकार होगी। h न्यू माइनस फाई कार्यफलन को से रिप्रेजेंट करते हैं। h न्यू हमारे फोटोन की ऊर्जा है बराबर 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। v मैक्सिमम क्या है? इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग धातु की सतह से बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। अब ये मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आया है, केवल धातु की सतह पर आया है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दी गई है। यदि यह घटना न्यू नॉट इस आवृत्ति पर हो तो इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह पर आया है, अगर इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह पर आया है तो उसका वेग 0 होगा, उसकी गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 का पक्षांतरण करके हम फाई का मान यानी कार्यफलन का मान निकालते हैं। फाई बराबर h न्यू नॉट। समीकरण 3, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, या हम ये कह सकते हैं समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, फाई बराबर h न्यू नॉट, फाई बराबर h न्यू नॉट, यानी समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर बराबर 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने पर तीसरे बिंदु में हमने
प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक प्रेक्षणों में तीसरे बिंदु में हमने पढ़ा था निरोधी विभव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण का तीसरा बिंदु हमने पढ़ा था निरोधी विभव। उसमें एक बिंदु आया था निरोधी विभव। निरोधी विभव किसे कहते हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए। कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, वह विभव निरोधी विभव कहलाता है। अगर निरोधी विभव को हम Vs से रिप्रेजेंट करें तो कैथोड के सापेक्ष अगर हम Vs विभव लगा दें या निरोधी विभव लगा दें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान EVs हो जाएगा, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, Vs निरोधी विभव। यानी निरोधी विभव पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान 1/2 m V मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर EVs। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Vs निरोधी विभव। इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं और ये है समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 को समीकरण 4 में रखने पर h न्यू माइनस h न्यू नोड बराबर EVs। पक्षांतरण करके Vs निरोधी विभव, स्टॉपिंग वोल्टेज, निरोधी विभव का मान निकालेंगे। h न्यू बटा E माइनस h बटा E न्यू नोट बराबर Vs। समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 के अनुसार ग्राफ खींचने पर प्रायोगिक प्रेक्षण से प्राप्त ग्राफ के अनुसार ही हमें प्राप्त हुआ। यही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। समीकरण 6 के अनुसार अगर निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचा जाए, Vs और आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति न्यू, दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ और प्रयोग द्वारा प्राप्त ग्राफ, दोनों ग्राफ एक जैसे ही प्राप्त हुए। इस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। समीकरण 6 के अनुसार अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। समीकरण 6 के अनुसार ग्राफ खींचने पर इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। और इस ग्राफ की ढाल h बटा E के बराबर होगी। ढाल से तात्पर्य है tan थीटा। ये आवृत्ति है, देहली आवृत्ति न्यू नॉट। ये है स्टॉपिंग वोल्टेज, निरोधी विभव। समीकरण 6 को एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। h बटा E को कॉमन लेने पर न्यू माइनस न्यू नोट बराबर Vs। अब देखिए समीकरण 6 की 3 शर्त होगी। अगर न्यू का मान न्यू नोट के बराबर है आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के बराबर है तो समीकरण 6 के अनुसार निरोधी विभव का मान 0 प्राप्त होगा। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह तक आएगा,
यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर न्यू का मान, न्यू नॉट आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से ज्यादा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम है तो समीकरण में बाएं पक्ष का मान ऋणात्मक होगा, यानी H/E ग्राफ की ढाल ऋणात्मक प्राप्त होगी, यानी ब्रैकेट का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम है, और ऋणात्मक मान को H/E से गुणा करेंगे तो इस ग्राफ की ढाल ऋणात्मक होगी, जबकि यहाँ पर ढाल धनात्मक है। ये ढाल tan थीटा का मान क्या है, धनात्मक है, जो कि संभव नहीं है। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल दो शर्तों पर ही संभव है, एक तो न्यू बराबर न्यू नॉट पर, एक न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट पर। अगर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के बराबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से ज्यादा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अगला टॉपिक है प्लांक का विकिरण सिद्धांत। प्लांक का विकिरण सिद्धांत। प्लांक का विकिरण सिद्धांत भी बोलते हैं और विकिरण नियम भी कहते हैं। प्लांक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को दोलित्र ही मानते हुए उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लांक ने क्या किया, किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र या सरल आवर्ती दोलित्र मानते हुए उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लांक की कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं? प्लांक की परिकल्पना है, पहले ये सुनिए। प्लांक ने ये कहा कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित दोलित्र की ऊर्जा सतत न होकर विभक्त होती है। किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की आवर्ती सरल आवर्ती दोलित्र मानकर उनके दोलित्रों की आवर्ती की गणना, औसत ऊर्जा की गणना की, और ये बताया कि उनकी औसत ऊर्जा सतत न होकर विभक्त होती है। और क्या कहा प्लांक ने? और ये कहा कि दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है, और इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा कहते हैं, यानी मिनिमम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। और किसी क्वांटा की एनर्जी 0, hν, 2hν, 3hν, 4hν ... nhν इस प्रकार होती है। यानी किसी भी दोलित्र की ऊर्जा 3/2 hν नहीं होगी, यानी दोलित्र की ऊर्जा है वो एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। यानी दोलित्र की ऊर्जा 3/2 यानी 1.5 hν नहीं होगी, एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। और इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा यानी hν कहते हैं। क्वांटा या फोटोन, वही फोटोन जो पिछले टॉपिक में
आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्वांटा या फोटोन का उपयोग किया था। ये वही क्वांटा या फोटोन है। दोबारा सुनिए, प्लांक ने क्या किया, किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र ही मानकर उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। प्लांक की कौन कौन सी परिकल्पना है? पहली परिकल्पना कि प्लांक ने दोलित्रों की ऊर्जा सतत ना मान करके ये कहा कि विभक्त होती है, यानी दोलित्र की ऊर्जा सतत लगातार ना होकर के विभक्त यानी टूटी हुई होगी, क्रम के अनुसार ऐसे टूटी हुई होगी। 0 hν 2 hν यानी ऊर्जा लगातार नहीं है, एक ही सीक्वेंस में ऐसे एनर्जी नहीं है बल्कि विभक्त है। दूसरी क्या थी परिकल्पना प्लांक की? प्लांक ने यह कहा कि किसी दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है और इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और किसी सरल आवर्ती दोलित्र की या इन विकिरणों की ऊर्जा इस न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज ऐसे होती है nhν तक। और प्लांक ने मैक्सवेल वोल्टेज मान, वैज्ञानिक का नाम है, मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी को आधार माना, जिसके अनुसार परम ताप यानी कैपिटल T पर, परम ताप T पर दोलित्रों की संख्या दी और उस दोलित्रों की संख्या इस सूत्र के अनुसार दी जाती है। प्लांक ने मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार आधार मान करके परम ताप कैपिटल T पर दोलित्रों की संख्या का सूत्र दिया था। परम ताप T पर दोलित्रों की संख्या का सूत्र दिया था n बराबर a e की घात माइनस ई एन बट्टा के टी। a एक नियतांक है, n संख्या है, ई एन ऊर्जा, ई एन बराबर क्या होता है? nhν ऊर्जा। अब हम औसत ऊर्जा की गणना करेंगे। औसत ऊर्जा किसकी? विकिरण की। किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की औसत ऊर्जा की गणना करेंगे। औसत ऊर्जा की गणना करने के लिए सबसे पहले हम किसको आधार माना गया? मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी को आधार माना गया। मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी को के अनुसार परम ताप कैपिटल T पर दोलित्रों की संख्या होती है n बराबर a e की घात माइनस ई एन बटा के टी। के है वोल्टेज मान नियतांक 1.38 इंटू 10 की घात माइनस 23 वोल्टेज मान नियतांक। ई क्या है? परम ताप। ई एन ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा nhν। अब औसत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। औसत ऊर्जा के लिए सूत्र व्यंजक। बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का 5 या 6 अंक में आता है। औसत ऊर्जा के लिए व्यंजक। सबसे पहले तो हम मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी को आधार माना था, जिसके अनुसार T ताप पर किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की संख्या n बराबर a e की घात माइनस ई एन बटा के टी। समीकरण नंबर 1 ई एन बराबर nhν। समीकरण नंबर 2 औसत ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करेंगे E से। यह किसका चिन्ह है? औसत के लिए। औसत के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, समेशन n ई एन बटा राशियों की संख्या। समेशन यानी योग,
समीकरण नंबर 3। अब हम n और en का मान रख देंगे और बट्टा समेशन n का मान नीचे रख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से 3 में मान रखने पर देखिए औसत ऊर्जा E बराबर, हमारा सूत्र था समेशन n En, En का मान क्या था NH न्यू, n का मान क्या था a e की घात माइनस En बटा KT था, माइनस En की जगह हम En का मान रख देते हैं NH न्यू बटा KT, बट्टे था समेशन n यानी वो संख्या वाला a e की घात माइनस NH न्यू बटा KT, समेशन लगा दिया। n का मान क्या है 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, n बराबर 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम इस पूरे समीकरण को हल करने के लिए इसको हम S1 बटा S2 मान सकते हैं, यानी S1 को अलग अलग करेंगे, S2 को अलग अलग कर लेंगे, बाद में हम S1 में S2 का भाग दे देंगे। अगर हम S1 बटा S2 इसको पूरे को, पीछे हमने 2 समीकरण 1 और 2 3 समीकरण आ गई थी, समीकरण 4 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। यहां S1 क्या है समेशन n बराबर 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, NH न्यू a से a नियतांक है, NH न्यू e की घात माइनस NH न्यू बटा KT। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 में n बराबर 0 रखेंगे, S1 बराबर n बराबर 0 रखेंगे तो n की जगह 0, पूरे समीकरण में 0 से गुणा होकर के 0। अब n बराबर 1 रखेंगे, H न्यू e की घात माइनस H न्यू बटा KT, n बराबर 2 रखो, 2 H न्यू e की घात माइनस 2 H न्यू बटा KT, n बराबर 0 रख दिया, 1 रखो 2 रखो, अब रखेंगे n बराबर 3 तक, 3 रखेंगे, 3 H न्यू e की घात माइनस 3 H न्यू बटा KT, ऐसे हम रखते जाएंगे 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब इस पूरे की पूरी समीकरण को e की घात माइनस H न्यू बटा KT से हम गुणा करेंगे, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हमें 6। समीकरण नंबर 6 को, समीकरण 6 को e की घात माइनस H न्यू बटा KT से गुणा करने पर पूरी की पूरी समीकरण को हम किससे गुणा करेंगे e की घात माइनस H न्यू बटा KT से। देखिए इससे गुणा करेंगे तो e की घात माइनस H न्यू बटा KT गुणा S1, अब इसको गुणा करेंगे H न्यू तो है ही, e की घात माइनस की कितनी हो जाएगी 2H न्यू बटा KT, इसको गुणा करेंगे ये तो 2 है और ये कितनी हो जाएगी 2 और 1 है माइनस की 3H न्यू बटा KT। गुणा करने के बाद में अगली लाइन क्या आएगी e की घात माइनस H न्यू बटा KT, इसको S1 से गुणा करेंगे बराबर S1 इंटू ई की घात माइनस H न्यू बटा KT,
बराबर जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। अगली संख्या थी एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी था, उससे माइनस एच न्यू बटा के टी से गुणा करेंगे तो माइनस 2h न्यू बटा के टी प्लस एच न्यू ई की घात माइनस 3h न्यू बटा के टी प्लस 3h न्यू ई की घात माइनस 4h न्यू बटा के टी। ऐसे एक एक संख्या डॉट 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 बढ़ती जाएगी। अब देखो समीकरण, पिछली समीकरण थी समीकरण नंबर 6। अब आगे वाली जो समीकरण है वो समीकरण 7। समीकरण 6 में से समीकरण 7 को घटाने पर समीकरण, ये इसको समीकरण नंबर 7 देंगे। समीकरण 6 में से समीकरण 7 को घटाने पर, 6 में से 7 को घटाने पर, 7 को घटाने पर बाएं पक्ष में s1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी बराबर दाएं पक्ष में क्या आएगा, घटाने के बाद में एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी प्लस एच न्यू ई की घात माइनस 2h न्यू बटा के टी प्लस एच न्यू ई की घात माइनस 3h न्यू बटा के टी। ऐसे डॉट 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 पूरी संख्या चलती जाएगी। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 8। समीकरण 8 एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी की क्या विशेषता होती है, सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग दो, थर्ड पद में सेकंड पद का भाग दो, चौथे पद में तीसरे पद का भाग दो, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग देंगे तो हमेशा सेम संख्या बचेगी पूरी सीरीज में। तो ये पूरी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। और इस गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र क्या होता है, 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था a/1 माइनस आर। ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का योग, प्रथम पद बटा 1 माइनस सार्वय अंतर। S1 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी बराबर ए यानी प्रथम पद एच न्यू ई की घात माइनस एच न्यू बटा के टी 1 माइनस आर यानी दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे 1 माइनस ई की घात माइनस एच न्यू अपॉन के टी। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 9। इसके आगे कल से अगले क्लास में, इसके आगे समीकरण 9 से अगले क्लास में समीकरण 10 अगले से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।